अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 7 की जियो का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है। ऊपर तो 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। हम लोग एग्रीकल्चर से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बिज़नेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। एग्रीकल्चर एक बिज़नेस है जिसमें हम अपनी फसलों को उगाते हैं, जानवरों को भी राइज़ करते हैं फॉर फूड, उनको खाने के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, ताकि हम इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल कर सकें। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल है कि एक किसान ने अपनी गंदम को उगाया है, क्या करने के लिए, खाने के लिए, और उसको बेचने के लिए भी फैक्ट्रीज़ में, ताकि वो आटा बना सकें। आटा किससे बनता है? गंदम से बनता है ना। तो वो उसने गंदम उगाई है, एक तो वो खाना खा सके उससे, दूसरा उसको बेच भी सके और उसको आटा इंडस्ट्रीज़ में भेजा है, फैक्ट्रीज़ में भेजा, ताकि उसको वो पीस के उसका आटा बनाया जा सके। सो अ कॉटन फार्मर सेल द कॉटन। एक एग्जांपल ये आटे वाली हो गई। अब वो एक फार्मर है कॉटन का, उसने कॉटन को बड़ा किया है, उगाया है ऑन हिज फार्म टू द टेक्सटाइल फैक्ट्री। किसके लिए? टेक्सटाइल फैक्ट्री में उसने भेजना है उसको, ताकि वो फर्दर कॉटन से कितनी चीज़ें बन जाती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकें। एरेबल फार्मिंग क्या है? एरेबल फार्मिंग इज़ अ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। ये क्रॉप को उगाना है, जैसे मतलब छलियाँ जो उगाते हैं हम लोग। एंड पेस्टोरल फार्मिंग यानी कि राइजिंग द एनिमल, इसका मतलब है जानवरों को बड़ा करना, उनको पालना, उनको खाना खिलाना। सो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है? अब एक बिज़नेस है, गंदम को, फसलों को उगाना और उसको जानवरों को पालना, और उसके बाद उसका खाना और फिर रॉ मटेरियल बना के उसको बेचना फैक्ट्रीज़ वगैरह में। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे पास एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको ये पता हो एरेबल फार्मिंग क्या होती है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। आपको ये पता हो पेस्टोरल फार्मिंग क्या होती है, राइजिंग ऑफ एनिमल। सो दीज टूज आर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर में भी किसी और फॉर्म में आ सकती है, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डिफरेंट बहुत सारे पर्पसेस हैं। फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट पर्पस के लिए। कुछ ग्रो करते हैं और कीप एनिमल्स मेनली फॉर देयर ओन यूज़, ताकि वो सिर्फ अपने लिए, कुछ जो लोग होते हैं फसलें उगाते हैं सिर्फ अपने लिए और ख़ुद खा सके, अपनी फैमिली को खिला सकें, दैट्स इट। ये कहलाती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि जो लोग खुद अपनी फसलें उगाएं और ख़ुद खाएं, वो कहलाएंगी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो दे आर फार्मर्स, और वो कुछ किसान वो हैं जो जानवरों को बड़ा करते हैं, गंदमों को बड़ा करते हैं, फसलों को बड़ा करते हैं, और पर्पज़ है बेचना। ये कहलाएगी कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो कि एक तो एग्रीकल्चर है क्या, दूसरा एरेबल फार्मिंग क्या है, पेस्टोरल फार्मिंग क्या है, और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। वो किसान जो अपनी गंदम फसलें उगा रहे हैं, अपने जानवरों को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी एक फैमिली के उनको खाना देने के लिए, दैट इज़ सबसिस्टेंस। और वो किसान जो सिर्फ अपने जानवरों को बड़ा कर रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, लेकिन उनका पर्पज़ है उनको बेचना, पैसे कमाना, वो कहलाएगा कमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें ये आपको याद होना चाहिए, इसको पता हो अच्छे से। अगर आपने समझ लिया तो ये आपका कहीं से भी आ जाए, आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारा पैसा तो मे बी आधे से ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के ज़्यादातर जो रिहायशी हैं वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब 1947 यानी कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इंडिया से हिजरत करके जो लोग यहाँ माइग्रेट करके यहाँ आए थे ना पाकिस्तान में, तो उनमें से बहुत ज़्यादा 80% जो मर्द थे ना वो किसान ही थे।
तो फिर उन्होंने उससे काम स्टार्ट किया था। यानी कि हमारा जो एक आप कह सकते हो कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर से चल रहा है। अगर फसलें नहीं होंगी, गंदम, तो इतनी चीज़ें जो हम फसलों से जो किसान मेहनत कर रहा है और सब सिर्फ पाकिस्तान उससे चल रहा है, ठीक है। तो अगर और फिर आप ये भी देखो कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही कर रहा है और सबसे कम लोअर उसको दर्जा भी उसी को दिया गया। सो ये है हमारे हालात। लेकिन चलो हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं कि सिटीज़न पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। सो पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर नॉट जस्ट फॉर रॉ मटेरियल बट आल्सो फॉर देयर फूड सप्लाई। हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए नहीं बल्कि फ़ूड सप्लाई के लिए, खाने के लिए भी। हम लोग आटा खा रहे हैं, ठीक है। अब वो आटा कहाँ से आ रहा है? गंदम से। वो गंदम कौन उगा रहा है? किसान उगा रहा है, अपनी फसलों में उगा रहा है, उन्हें पानी दे रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन अब देखो ना, वहाँ से सब कुछ हो रहा है। सो फूड इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई हंगर। जो खाना ही है जो हमारी भूख को मिटा सकता है और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, हमारी हेल्दी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि चावल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ अ स्टेबल फूड एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आधे से ज़्यादा हमारी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या खाती है? चावल, राइस। इट प्रोवाइड द नेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स। वो चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मिनरल, साल्ट भी मिलता है, विटामिन्स भी। चावल के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो विद एन एक्सपेंडिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अंडर ट्रिमेंडियस स्ट्रेस और इंक्रीज इट्स इनपुट। मतलब एक तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेस भी आ गया है और दूसरा उनकी जो आउटपुट है वो भी अच्छे से निकल के बाहर आ रही है। सो एग्रीकल्चर पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं, इसको आप अपनी वर्डिंग में अगर पेपर में आया तो आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी है, ये हमें खाना फूड सप्लाई करती है, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं फूड भी देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो राइस भी तो एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है ना, वहाँ से उग रहे हैं। राइस आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन खा रही है क्योंकि ये एक स्टेबल फूड है और उससे हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मिनरल, साल्ट एंड विटामिन्स। ये सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके नाम आए थे पेपर में लास्ट ईयर के राइट द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है एग्रीकल्चर का। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जितने भी मज़दूर हैं उनको काम मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हो रहा है, सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी को ख़त्म किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन है। ये 3 रीज़न्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप अगर शॉर्ट में आया तो आप तीनों के जस्ट नाम लिख देना, अगर लॉन्ग में आया तो इनके फिर आगे मैं पढ़ाती हूँ तो इनका आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर क्या है? मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट दी गई। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉइंग नियर बाय हाफ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो है वो क्या कर रही है? एग्रीकल्चर पे काम कर रही है। अबाउट 67% ऑफ पाकिस्तान की जो आबादी है 67, वो गांव में रह रही है, रूरल एरियाज़ में रह रही है। और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या काम करते हैं? उनके पास या तो भैंसें वगैरह होती हैं, उनको दूध बेचते हैं उनका, या फिर वो क्या है खेती बाड़ी करते हैं, फसलों पर जाते हैं। तो ये है उनका काम। इसीलिए फार्मर्स जितने भी हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में, बट वर एम्प्लॉय इन फर्टिलाइज़र फैक्ट्री आर इनडायरेक्टली लिंक टू एग्रीकल्चर। लेकिन जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, खाद वगैरह की फैक्ट्रीज़ हो गई, अब देखो उन्होंने जो गांव में अगर जाएं तो उन्होंने अगर भैंसें रखी हुई हैं तो भैंसों का जो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो उसका गोबर वगैरह जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी फैक्ट्रीज़ में जाता है, उसको भी ज़ाया नहीं किया जाता। वो बायोगैस है एक, अपने लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था कि लोग उससे आग जलाते हैं गांव में, उसको धूप में रख के सब कुछ करके, तो वो फैक्ट्रीज़ में जाता है। और फिर देखो कोई कहीं ना कहीं गांव की हर चीज़ इस्तेमाल में आ रही है, इसीलिए गाँव में सुकून है। शहरों में पोल्यूशन है, बहुत चीज़ें यहाँ पे अजीब अजीब तरह की गैसेस हैं, बट गांव में वो बायोगैस इस्तेमाल करें जो कि माहौल के लिए अच्छी है, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर से भी लिंक करते हैं, इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट है लेबर के लिए। सेकंड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। हम लोग अपना जो एग्रीकल्चर का है ना वो हम पाकिस्तान के बाहर भी एक्सचेंज करते हैं। सो द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ ओवरसी मार्केट अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू और फॉरेन मनी। बाहर के ममालिक में भेज रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? कैन देन बी यूज टू परचेज गुड दैट पाकिस्तान नीड।
हम लोग गुड्स को परचेज़ करते हैं। गुड्स मतलब चीज़ें ख़रीदते हैं बाहर के ममालिक से, बट आर नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली, लेकिन वो चीज़ें जो हम अपनी लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान में व्हेन पाकिस्तान सेल कॉटन टू द कंट्रीज़ इन द यूरोपियन यूनियन इट एन यूरो इन एक्सचेंज। अब उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान कॉटन बनाता है, कॉटन उगाता है और फिर उसको बेचता है बाहर के ममालिक में, और बाहर के ममालिक उनको यूरो में पैसे देते हैं, तो ये है एक्सचेंज। यूँ हम पैसा कमा रहे हैं। यूरो जो है आर देन यूज़ टू बाय मशीनरी, हम वो यूरो का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में जो मशीनें लगी होती हैं वो ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर डैट इज़ प्रोड्यूस इन द यूरोपियन यूनियन। ये कौन प्रोड्यूस करेगी मशीनें? यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि पैसा हमें यूरोपियन यूनियन दे रही है। ठीक है, आप समझ आए कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्या है। उसके बाद देखो सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, अब गरीबी को ख़त्म कैसे किया जाए। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 की एक रिपोर्ट आई थी WD की, इट इज़ स्ट्रेस दैट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बी इंक्रीज़, मतलब जो हम पैसा लगाएं एग्रीकल्चर पे वो बढ़ रहा है, स्ट्रेस है, टू ट्राई टू एलिविएट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। उस पर पैसा ज़्यादा लगाए ताकि हम गरीबी को ख़त्म कर सकें, भूख को ख़त्म कर सकें। लेकिन जो 75% आबादी है वो अभी भी गांव देहात में रह रही है और वो गरीब है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, और वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ आर होम टू, एग्रीकल्चर में जो कंट्रीज़ वहाँ रह रहे हैं मुल्क को, वो जो हैं 417 मिलियन रूरल पीपल हैं, और 170 मिलियन जो हैं वो होम लिव टू लेस दैन $1 अ डे, मतलब उनको $1 से कम पैसा एक दिन में कमाते हैं। आप खुद सोचो कि इतना काम वो करते हैं, लेकिन उनकी जो पैसा उनको मिलता है वो बहुत कम मिलता है। मोस्ट ऑफ़ दीज कंट्रीज़ आर इन सब सहारन अफ्रीका में ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं जो कि बहुत कम पैसे दे रहे हैं, जबकि 67% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। देखो 67% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है, ऊपर लिखा हुआ है 75% जो है आबादी गरीब है और गांव देहात में रह रही है। सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर में हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए ताकि जो गरीबी है, भूख है, रूरल पुअर है, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, ये 3 रीज़न्स थे जिससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है एग्रीकल्चर में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बाहर के ममालिक में भी हो रहा है। पाकिस्तान में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? द मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़ रैबी एंड खैरिफ, 2 इम्पॉर्टेंट हैं। द अरेबिक वर्ड, रैबी का मतलब है स्प्रिंग, यानी कि ये चीज़ कहाँ आती है? स्प्रिंग में। रैबी क्रॉप्स आर स्नोन इन विंटर, जैसे कि विंटर में आती है, एग्जांपल अक्टूबर में आती है, ये आर हार्वेस्टेड, इसको उगाया जाता है, और स्प्रिंग में इसको तोड़ा जाता है अप्रैल और मई से लेके, एंड द स्टार्ट ऑफ समर, गर्मी से पहले पहले इसको उतार लिया जाता है। ठीक है, द वर्ड खैरिफ जो है ये इसका मतलब है ऑटम, इसका मतलब है जब मानसून की बारिशें होती हैं तो एंड आर इन्वेस्टेड, फिर इसको लगाया जाता है, एंड विंटर इन ऑटम, और फिर ऑटम में स्प्रिंग से अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक इसको लगाया जाता है, या फिर हाँ शुरू किया जाता है इसका। सो ये आपको पता हो कि मेन क्रॉप्स पाकिस्तान में कौन कौन सी है, रबी है और खैरिफ है। रबी का मतलब क्या है और खैरिफ का मतलब क्या है? ठीक है, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर 2 पर्पज़, किसान जो हैं फसलें उगाते हैं 2 चीज़ों के लिए। दे कैन ग्रो अ कैश क्रॉप मेनली फॉर सेल टू अर्न अ प्रॉफिट, और अ फूड क्रॉप, मतलब ये ज़्यादातर या तो कैश क्रॉप उगाते हैं या फिर फूड क्रॉप उगाते हैं। कैश क्रॉप उगाते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें। फूड क्रॉप उगाते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात को, फूड नीड ऑफ़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितनी भी आबादी बढ़ रही है उसका खाना ख़त्म कर सकें, यानी कि खाना उनके खाने के लिए फूड क्रॉप उगाते हैं। अब ये जो कैश क्रॉप था आर ग्रो फॉर लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में भी उगाया जाता है। डिफरेंट मेथड की टेक्निक्स हैं कि ये फसलें कैसे उगाई जाती हैं टू इंक्रीज़ द आउटपुट, जैसे कि कॉटन, राइस, शुगर केन, तंबाकू, ये पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में उगते हैं। तो आपको पता हो कि व्हाट आर द कैश क्रॉप्स इन पाकिस्तान, नेम देम। राइस, कॉटन, शुगर केन एंड तंबाकू। पाकिस्तान दोनों उगाता है, कैश क्रॉप भी उगाता है, फूड क्रॉप भी उगाता है। कैश क्रॉप तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से कैश क्रॉप्स हैं। फूड क्रॉप में आता है जो खाना जिससे हम खाते हैं, चावल, आटा, मेज़, चल्ली वगैरह, पर्ल, मिलेट, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए। पाकिस्तान आल्सो प्रोड्यूस ये करता है फ्रूट्स को भी,
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, ये सारा कुछ पाकिस्तान में उगता है और ये फ्रूट्स पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो कि कैश क्रॉप और फूड क्रॉप क्या है, पाकिस्तान कौन कौन से कैश क्रॉप और कौन कौन से फूड क्रॉप को उगाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।